नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अगणित जोधा गया वो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही मंदिर महुना। देश के 20 लाख भूतपूर्व सैनिक करेंगे युद्ध लड़ने का आगाज। चीन के हमले को लेकर देश भर में उबाल है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों ने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। भारत पाक युद्ध में मेडल प्राप्त करने वाले नायक ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के बाहर रामायण का पाठ किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नायक रेखराज सिंह ने कहा है कि जिस तरह से सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, उससे भूतपूर्व सैनिकों का खून खोल उठा है। अब देश के भूतपूर्व सैनिक चुप नहीं बैठेंगे और 3 दिवसीय रामायण पाठ के साथ उन्होंने कहा है कि बजरंगगढ़ स्थित विजय स्मारक पर रामायण पाठ होगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकता है। वहीं इसके बाद भूतपूर्व सैनिक युद्ध लड़ने का आगाज करेंगे। सरकार से चीन के सामानों के बहिष्कार की मांग करेंगे। 3 दिन के उपवास, श्रद्धांजलि और रामायण पाठ के बाद में हम पूरे भूतपूर्व सैनिक, पूरे 20 लाख भूतपूर्व सैनिक भारत में, उनको ये संदेश देते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग और बढ़ाई जाए और छात्र छात्राओं को और भर्ती किया जाए। जैसे यूपी, छत्तीसगढ़, ब्यावर, इधर जहाँ पे हमारा क्षेत्र बाहुल्य है, सैन्य बाहुल्य है, वहाँ पे ट्रेनिंग और चलाई जाए और ट्रेनिंग के लिए तैयार करें। और भूतपूर्व सैनिक इस बार अपने बच्चों को, हम जो अभी हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनको और ज़्यादा नहीं लाशें गिरने देंगे। हम उनके आगे आके लोहा लेंगे, हम उनके आगे लोहा लेंगे। आज क्या करा आपने? आज हमने पूरे भारत में ये संदेश देने के लिए कि जाग जाओ, इमरजेंसी लग चुकी है। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इस बार हम युद्ध बंद नहीं होने देंगे। इस बार हम अटैक करेंगे। हम शांति की कोई बात नहीं करेंगे। सारी शांति की बातें बंद है। अभी तो युद्ध, ओनली युद्ध, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। आज कहाँ बैठे हो आप? क्या संदेश दे रहे हो? ये कलेक्ट्रेट पे इसलिए बैठे हैं, यहाँ से हम पूरे भारत को संदेश देना चाहते हैं कि 3 दिन तक पूरे इन शहीदों को जो लौट के घर ना आए अपने बच्चों के पास में, उनको अपने अपने घरों में जहाँ पर है वहाँ पर, अजमेर की जनता बजरंगगढ़ विजय स्मारक पे आएँ, वहाँ पे शहीद स्मारक पे आकर के वहाँ श्रद्धांजलि देंगे। और बाकी देश की जनता और भूतपूर्व सैनिक अपने अपने सिटी में, अपने अपने जगह पे यह प्रोग्राम आयोजित करें। पूरे देश में 3 दिन तक हम ये उपवास रखेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए। उसके बाद में हम हथियार उठाएंगे। आज क्या तैयारी करेंगे। हमारी तैयारी चल रही है वैसे, लेकिन इसमें और स्पीड लाएंगे और हम भर्ती करेंगे भूतपूर्व सैनिकों को। आज क्या रामायण पाठ पर आपने यहाँ पर? रामायण पाठ बस संदेश देने के लिए। आपका नाम? नायक रेखराज सिंह, 1971 भारत युद्ध का संग्राम मेडलिस्ट। सरपंच की आज जैसी भी बजरी भर रही है गुटरगड़ा में। गोपालपुरा सांवर क्षेत्र में अवैध रेत खनन का मामला सामने आया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सूरज सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया, जिसको लेकर कई बार हमने तहसीलदार को भी इस बारे में अवगत कराया, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई न होने पर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सावर से आए हैं। अवैध खनन बजरी का जोरों से चल रहा है। वहाँ पे खनन बजरियाँ भर के बाहर गाड़ियाँ सप्लाई करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉले वगैरह सब। तो आज किसको ज्ञापन देने आए? कलेक्टर साहब को देने आए, लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई खनन विभाग का एडीएम साहब द्वितीय को संभला रखा है, तो फिर उनको दे के आए हैं एडीएम साहब को। क्या मांग करें? हमने पहले भी वहाँ पे तहसीलदार साहब को और खनन विभाग दोनों को दे दिया, लेकिन वहाँ तो कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लेकिन इसलिए फिर यहाँ आए हैं कि भाई कलेक्टर साहब से उम्मीद लेके भाई यहाँ से कोई कार्यवाही हो तो सही रहेगा। अगर नहीं होती है तो नहीं होती है तो आगे मुख्यमंत्री तक जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब को भी देंगे। अब फिर भी नहीं होती है तो फिर जैसी व्यवस्थाएं हैं। 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुआ झगड़ा। पीड़ित परिवार पहुंचा एसपी ऑफिस, लगाई न्याय की गुहार। लाल सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पारिवारिक जमीन को लेकर झगड़ा होता है। वह एफआईआर भी दर्ज होती है, पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती। पूर्व में भी 2-4 बार झगड़े हो चुके हैं। जान से मारने की धमकी भी देते हैं, घर की महिलाओं से गाली गलौज करते हैं और एसपी साहब ने उच्च कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आप ये बताइए क्या मामला है पूरा? बताइए। देखिए, हमने कल परसों हमारा झगड़ा हुआ, तो हमने एफआईआर दर्ज करवाई। तो हम किस चीज़ के लिए झगड़ा हुआ था? हमारा ज़मीन का विवाद है, तो पुराना विवाद है और पुराना पैसा भी है, तो हमें देना नहीं चाहते हैं और इसके चल के हमें झगड़ा होता है। रोज़ मारा पीटी होती है और हमने कई 3 से 4 दफ़े हमने एफआईआर भी करवाई। हमारे खिलाफ भी एफआईआर हुई तो हमें बंद करवा देते हैं। और उनकी लड़कियां हैं जो कपड़े फाड़ लेती है, औरतें उनकी कपड़े फाड़ के थाने पहुंच जाती है और हमें बंद करवा देती है। और हम परेशान हो गए उनसे बिल्कुल।
और अभी 2-3 दिन पहले भी झगड़ा हुआ, कल भी हमारी जमानत हुई। हम कल फिर वापस शाम को घर पे गए तो वही का वही झगड़ा। और उनका एक भाई, मेरे चाचा है जो उनका एक वो है राजवीर, वो नेता होता है, के साथ में रहता है, वो आए दिन हमें धमकी देता। कल थाने में धमकी दे रहा था, हमें तो बंद कर लिया। मम्मी को अनशन गालियों गलौज कर रहा था, बोल रहा था तेरे तुम चारों को मरवा दूंगा, ये कर। मारपीट करते हैं? हाँ, घर पे हम नहीं होते हैं, काम पे चले जाते हैं मजदूरी पे, तो फिर झगड़ा करते हैं पीछे से और औरतों को गालियाँ गलौज करते हैं। उनके जगह के पे कब्जा कर रखा है उन्होंने सब हमें, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ये राजवीर का है? ये बढ़िया काम का है। तो आप थाने के अंदर आप रिपोर्ट लिखा है, थाने वाले ने कुछ कार्रवाई नहीं करी क्या? कार्रवाई क्या होती है, वही 151 में बंद कर देते हैं, वही छोड़ देते हैं उनको। उनकी औरतों को किसी को बंद नहीं करते हैं। अब की मेरे साथ में बस मेरे चाचा को बंद किया, बाकी पिछली बार किसी को कुछ बंद नहीं किया, हमें बंद कर देते बस उल्टा। आज आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम एसपी साहब को ज्ञापन देना है। क्या कहा एसपी साहब ने आपसे? एसपी साहब ने हमें भरोसा दिलाया कि आपकी कार्रवाई होगी और आप जो भी मेरे से होगा वो हम करेंगे, ये दिलासा दिलाया हमें। आपका नाम बताइए। लाल सिंह रावत। अजमेर यूथ कांग्रेस द्वारा बजरंगगढ़ चौराहे पर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस खास मौके पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यासिर चिश्ती के नेतृत्व में बजरंगगढ़ स्थित विजय शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देते हुए उनको नमन किया गया। इस खास मौके पर समीर भटनागर सहित यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने चीन सैनिकों के द्वारा भारतीय सैनिकों को मारने की नाराजगी जताई गई। वहीं उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन हमले को लेकर मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। परसों रात को भारत और चीन की सीमा पर जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उसको लेकर आज हमने युवा कांग्रेस अजमेर ने 20 जवान जो हमारे शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और प्रधानमंत्री से हम विनती करते हैं और निवेदन भी है हमारा कि भाई जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और जो उन्होंने लोगों को वादा करा था कि भाई मैं अपना 56 इंच का सीना लेकर पाकिस्तान और चीन को जवाब दूंगा, उस पर अमल करने का समय आ गया है। समीर भटनागर, युवा कांग्रेस अजमेर। कोरोना के कारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कुछ परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। आज शेष रही परीक्षाएं प्रारंभ हो गई। थर्मल स्क्रीनिंग कर, सैनिटाइजर कर, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। सेकेंडरी के गणित विषय की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:15 हुई। प्रश्न पत्र व प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर पहले ही पहुंचा दिए गए थे। वहीं प्रदेश में परीक्षाओं के लिए 6206 केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा से जुड़े सभी कर्मचारी समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और सभी परीक्षा केंद्रों पर मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया और सभी की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद ही प्रवेश दिया गया। सेंटर 1004 गुजराती विद्यालय में हैंड सैनिटाइजर को काम में लिया गया और थर्मल स्कैनिंग मशीन काम में ली गई। सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की दूरी के हिसाब से बच्चों को अंदर प्रवेश दिया गया और उसी हिसाब से दूरी पर बच्चों को बिठाया गया है। और परीक्षा छूटते समय भी उस दूरी का ध्यान रखते हुए उनको फ्री किया गया है। परीक्षा बहुत अच्छे से सुचारू रूप से संपन्न हुई है। हाँ, पहले 24 बच्चे बैठा करते थे, अब एक रूम में 12 बच्चे बैठ रहे हैं। 50% बच्चों को बिठाया गया है और बच्चों के पास भी यहाँ हाथों में सबके सैनिटाइज़र रहा और सारे बच्चे मास्क पहन करके आए हैं। नाम गीता जरोतिया, प्रिंसिपल सेंट्रल गर्ल्स स्कूल। महामारी के बाद आज आपका पेपर हुआ, किस तरह से? अच्छा हुआ बहुत। पेपर क्या तैयारी थी आपके पेपर को? पेपर की बहुत अच्छी तैयारी थी और पेपर भी इजी आया था। कोरोना महामारी चलता, आपको एक बार लगा कि पेपर हो गया नहीं होगा? हाँ, मैं एक बार लगा था पेपर होगा कि नहीं होगा, फिर पेपर हो गया। पहले तो ऐसा लग रहा था कि कैंसिल हो जाएगा पेपर, लेकिन फिर तैयारी थी। हाँ, 3 महीने से तैयारी कर रहे थे हम पेपर की। एक ही पेपर बचा था हमारा। क्या मानते हो आज समय और ज़्यादा मिल गया तैयारी के लिए? हाँ, बहुत ज़्यादा ही समय मिल गया था। और नाम बताइए आपका। मेरा नाम पलक चौधरी। आज का पेपर है? मैथ्स का था। क्या पेपर एवरेज था और बाकी फैसिलिटी सारी अच्छी थी। किस तरह से कोरोना महामारी के बीच में दूर और डिफरेंस कितना था? 1 मीटर से ज़्यादा का डिफरेंस था हर स्टूडेंट्स। पहले सैनिटाइजर वगैरह करवाया? हाँ, सब किया था। हैंड सैनिटाइज़र हमें 2 बार कराया था। कोरोना महामारी चलता, आपको एक बार ऐसा लगा होगा पेपर नहीं हुआ? क्या पेपर होगा कि नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं था। पेपर तो होना ही था 12th का। तो नाम बताया। निकिता। अजमेर से मिराज ग्रुप के गुटखा डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा। डीजीसीआई ने सुबह 4 बजे मारा बड़ा छापा।
छापे में लगभग 3 दर्जन जीपें और बड़ी संख्या में छापा मारकर स्टॉक शामिल। राजस्थान के बड़े गुटखा डिस्ट्रीब्यूटर में केटी की गिनती होती है। छापे में अघोषित आय मिलने का अनुमान। जीएसटी एडीजी इंटेलिजेंस राजेंद्र कुमार ने सुपरविजन में छापा मारा। पिछले 6 माह से जीएसटी इंटेलिजेंस की थी निगाहें। अब कुछ और बड़े गुटखा डिस्ट्रीब्यूटर भी आ सकते हैं चपेट में। अजमेर देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। न्यूज 18 के मालिक और एंकर द्वारा धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने को लेकर काफी रोष है। अजमेर देहात अध्यक्ष मोहम्मद महबूब खान द्वारा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। न्यूज 18 के मालिक और एंकर द्वारा धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सभी धर्म के लोग आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। ऐसे में एंकर द्वारा जो टिप्पणी की है वह असराहनीय है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वजह? भैया, आप लोगों को पता है कि न्यूज़ 18 जो चैनल है उसके जो एंकर हैं अमीश देवगन ने 16 तारीख को सुप्रसिद्ध दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के बारे में अलंगर बयान दिया है। उनको ऐसे वर्डों से इस्तेमाल उनका नाम लिया है जो मैं अपने मुंह से लेना उचित भी नहीं समझता हूँ। आप सब लोग भी जितने पत्रकार बंधु हैं अजमेर के बारे में और गरीब नवाज के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सूफी संत की जगह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह सूफी संत हैं और उन्होंने अमन और चैन और शांति का पैगाम दिया है। आप लोग भी लोकल लोग सारी अच्छी तरह जानते हो। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं। उस व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है उस डिबेट के अंदर बार बार उस नाम का उल्लेख किया है कि वो नाम मैं अपने मुंह से लेना नहीं चाहता, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। तो हमारी ये मांग है राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से कि ये जो दरगाह है या चिश्ती साहब का जो मज़ार है वो अजमेर शरीफ में है और राजस्थान में है। तो हम राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नाम ये ज्ञापन दे रहे हैं द्वारा जिलाधीश अजमेर के कि इस चैनल को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एंकर की पत्रकारिता रद्द की जाए। साथ ही हम जो इसमें एक लेटर भेज रहे हैं वो श्री प्रकाश जावड़ेकर साहब को भी भेज रहे हैं जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मंत्री हैं नई दिल्ली, कि इनके इस जो चैनल है जिसने जो अलंगर बयान दिया है इस चैनल के विरुद्ध कार्रवाई करके इसको बंद किया जाए। उसके साथ ही इस एंकर अमीश देवगन के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई भी ऐसे सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ ऐसे अलंगर बयानबाजी न करे और द्वेषता न फैलाए। उसने हर प्रकार का प्रयास किया है कि हिंदू मुसलमानों की द्वेषता फैले और उससे देश की अमन शांति बिगड़े। तो इसके खिलाफ रासू का तहत कार्रवाई की जाए, ये भी हमने मांग की है। मैं मोहम्मद महमूद खान, पूर्व अध्यक्ष अजमेर जिला कांग्रेस आई। फूड फार्म रेस्टोरेंट पर हुई चोरी। मदार टेम्पो स्टैंड के पास लगभग 30,000 की हुई चोरी। रणजीत सिंह दुआ ने जानकारी देते हुए बताया, 12 जून रात्रि में रेस्टोरेंट के पिछले गेट से चोरों ने चोरी की। तकरीबन 30,000 का माल पार किया। वहीं रिपोर्ट अलवरगेट थाने में दर्ज करा दी गई, जांच जारी है। रात को चोरी हुई 12 तारीख को रात को चोरी हुई। सुबह हमने जब 13 तारीख को हमने खोल के देखा होटल को तो उसमें से हमारा सिलेंडर और OTG, अपने कंप्यूटर प्रिंटर और किराना सामान जो एक दिन पहले ले लिया था 15-20 हज़ार रुपये का वो, और नीचे डिस्को की जो लाइटें थी वो, और जो अपने एम्पलीफायर होता है वो, और मेरी गाड़ी वहाँ जो लोडिंग गाड़ी है उसकी बैटरी भी गायब थी। देख के फिर हमने रिपोर्ट लिखाई। कौन से थाने में लिखाई थी? अलवरगेट थाने में हमने रिपोर्ट लिखाई और जिसकी जांच अपने दुकान ताले तोड़े थे, कैसे आए थे? पीछे का दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए। जो रेलवे लाइन के पीछे जो उधर है पीछे की तरफ रेलवे लाइन के पीछे जो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, पीछे की कुंडी खोली और नीचे घुस के ऊपर से नीचे घुसे और नीचे अंडरग्राउंड से बाहर निकल गए। लगभग हमारा इसमें 30-1 हज़ार रुपये का सामान चोरी हुआ है। कहाँ पे रेस्टोरेंट है आपका? ये नाका मदार में है, द फूड फार्म के नाम से है और डॉक्टर रेणु शर्मा के बिल्कुल पास में है। आपका नाम? रंजीत सिंह दुआ। महिला जन अधिकारी समिति द्वारा प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर व अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मनरेगा 100 दिन का रोजगार था, उसे 200 दिन कर दिया जाना चाहिए। महिला जन अधिकारी समिति द्वारा दिए गए ज्ञापन में यह मांग रखी है कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई मनरेगा के तहत
जिसका समय 30 जून को खत्म होने वाला है, उसको बढ़ा करके आगे कर दिया जाए। जिसके अंदर 100 दिन का रोजगार था उसे 200 दिन कर दिया जाना चाहिए। लॉकडाउन से अभी आदमी पूरी तरह से उभरा हुआ नहीं है और यदि लॉकडाउन में अगर काम नहीं मिलेगा तो मजदूर बड़ी विकट स्थिति में आ जाएंगे। किसको लेकर ज्ञापन दिया है, क्या है? आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं महिला जन अधिकार समिति अजमेर से हूँ और हमारी जो इसके अंदर खास मांगे हैं कि जो मनरेगा जो गाँव के अंदर चल रहा है उसके अंदर 100 दिन का रोज़गार है, उसको 200 दिन कम से कम बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति के अंदर हमारे गांव शहर से प्रवासी मजदूर बड़ी तादाद के अंदर गांव के अंदर पहुंचे हैं और जो ये 100 दिन का रोज़गार है ये 30 जून को ख़त्म होने जा रहा है। तो हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करना आए हैं कि ये जो केंद्र सरकार की नीति में बदलाव करें और लोगों को 200 दिन का मजदूरी स्वीकृत करें। इसके साथ साथ जितने भी मनरेगा के अंदर मजदूरी करने लोग जाते हैं उनको 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से औजार भत्ता दिया जाना चाहिए, क्योंकि मजदूर अपने औजार लेकर के वहाँ पहुँचते हैं तो ये भत्ता भी उनका स्वीकृत किया जाए। इसके अलावा जो भी गांव के अंदर जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक विशेष रोज़गार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की मार पहले ही जो प्रवासी मजदूर वो झेल रहे हैं और वो जैसे तैसे पैदल चल के या अन्य साधनों के माध्यम से गाँवों तक पहुँचे हैं। अब अगर इस स्थिति में अनलॉकडाउन हुआ है और उनको रोज़गार नहीं मिलता है तो ये एक बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न होने वाली है भारत देश के लिए। इसलिए हम प्रधानमंत्री को यहाँ ज्ञापन देना है कि अभी मौका है हमारे पास में, अभी भी मौका है कि हम ये 200 दिन की मजदूरी बढ़ा दें, क्योंकि 30 जून को ये ख़त्म हो रही है। जुलाई से अगर हम ये 200 दिन की मजदूरी बढ़ा देते हैं तो उन लोगों के लिए जरिए खुल जाएंगे जो प्रवासी मजदूर अपने घरों के अंदर पहुँचे हैं, उनको वहीं पर रोज़गार मिल जाएगा। इसके अलावा जिन लोग जो फैक्ट्री मजदूर कारखाने में काम कर रहे हैं उनको मानदेय नहीं मिला है, भत्ता नहीं मिला है, उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे जो स्थायी मजदूर हैं जो ये प्राइवेट नौकरियों में लगे हुए हैं उनका रोज़गार मिले, उनका जो पूरा मेहनताना उनको मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का मेहनताना उनका काटा नहीं जाना चाहिए। यही आज की हमारी मांगे हैं और हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय विशाल दवे जी को ये ज्ञापन सुपुर्द किया है। नाम सिल्वेस्टर है, महिला जन अधिकार समिति अजमेर से। अजमेर में 2 कोरोना पॉजिटिव और मामले सामने आए। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया, एक 42 वर्षीय पुरुष है रामनगर से, एक मरीज किशनगढ़ से अजमेर शिफ्ट किया गया है, करीबन 70 वर्षीय पुरुष है। पूर्व में उनका बेटा भी कोरोना पॉजिटिव आ चुका है जो किडनी की बीमारी को लेकर ग्रस्त है। इन 2 मरीजों को मिलाकर जेएलएन हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या कुल 11 है। आज हमारे चिकित्सालय में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हुए हैं। एक तो 42 वर्षीय पुरुष हैं जो यहीं लोकल रामनगर के रहने वाले हैं और एक मरीज़ किशनगढ़ से हमारे यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उस करीब 70 वर्षीय पुरुष हैं। और ये जो 70 वर्षीय पुरुष हैं इनके पुत्र पहले भी पॉजिटिव आ चुके हैं जो किडनी के बीमार थे और उनको डायलिसिस के लिए हमारे जो कि पॉजिटिव मरीज़ की डायलिसिस व्यवस्था भी अभी हमारे पास अब नहीं रही है, पहले थी, इसलिए हमने उनको जयपुर RUHS रेफ़र किया। आज उनका डायलिसिस भी हो गया जो हमारे को जानकारी मिली है। तो ये एक परिवार के 2 लोग हैं और जो रामनगर निवासी हैं उनकी भी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके हमें कॉन्टैक्ट मिलेंगे। इसके अलावा जो रिपोर्ट आई है उसमें एक व्यक्ति डेगाना के पॉजिटिव हैं नागौर ज़िले के और एक व्यक्ति ब्यावर के पॉजिटिव हैं। ब्यावर वाले व्यक्ति अभी हमारे पास में नहीं आए हैं। इन जो 2 नए मरीज़ जेल में शिफ्ट हुए हैं इनको मिलाकर कुल हमारी जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या अभी वर्तमान में 11 है, लेकिन जो पुराने मरीज़ हैं उनकी हमने टेस्टिंग की है। अगर वो रिपोर्ट ठीक होंगी, एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे तो हम उन्हें कोविड केयर सेंटर में भेज देंगे। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास में 22 मरीज़ भर्ती हैं और उसमें से काफ़ी सारे मरीज़ वो हैं जो कि ऑपरेशन के लिहाज से जिनकी टेस्टिंग ड्यू है। तो इस तरीके से ज़्यादा कोई ऐसा खतरे वाली बात अभी किसी भी मरीज़ में नहीं लगती। बिजली के एक साथ 3 माह के बिल आने को लेकर पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वैशाली नगर स्थित टाटा पावर हाउस पर मौन व्रत रखकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद प्रकाश मेहरा व क्षेत्रवासियों ने टाटा पावर के अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा और मांग की है कि बिल भरने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक साथ 3 महीने का बिल नहीं भरेंगे और टाटा पावर इन बिलों को कम नहीं करता है तो हम 1% भी बिल की राशि जमा नहीं करेंगे। वह क्षेत्रीय पार्षद प्रकाश मेहरा ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर हमारा बिल कम नहीं किया जाता है तो हम ना तो बिल भरेंगे और हमारी बिजली काटना आए तो हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। टाटा पावर पे सभी वार्डवासियों के साथ मैं इसलिए एकत्रित हुआ हूँ कि इन्होंने जो बिल दिए हैं वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, उनका कोई औचित्य नहीं है। इन्होंने आज की तारीख में हमें एक साथ 4 महीने का बिल पकड़ा दिया।
अब इनसे पूछिएगा 4 महीने का बिल आदमी कैसे देगा। अब इनका कहना कि साहब अब लॉकडाउन था जब हमने बोला ऑनलाइन भरिए। मैं ये कहना चाहता हूँ क्या झोपड़ी वाले के पास लाइट की ज़रूरत नहीं क्या? वो लाइट नहीं जलाता क्या? ऑनलाइन की सुविधा सबके पास है क्या? आप उस ज़माने के अंदर आदमी अगर सब्जी लेने भी बाहर निकलता था तो पुलिस वाले उसे पूछते थे भाई कहाँ जा रहा है, तो उनसे पूछिए कि आदमी बिल जमा कराने कहाँ आएगा। ऑनलाइन की सुविधा सबके पास है क्या? कैसे जमा कराएगा? ये मित्र बंद थे और थे। इन्होंने या तो इनको उस टाइम को भी रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि अति आवश्यक सेवाओं के अंदर बिजली आती है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंद नहीं था, जो अति आवश्यक सेवा थी वो सब चालू थी। इनको अपनी रीडिंग लेनी चाहिए और जिस हिसाब से बिल भेज रहे थे उस हिसाब से बिल भेजना चाहिए। इन्होंने क्या करा, 4 महीने का एक साथ बिल ले लिया। 4 महीने का बिल एक साथ लेने के इनकी जो वसूली की अंकतालिका है, जिस हिसाब से वसूल करते हैं यूनिट, भाई प्रथम यूनिट में इतने से बाद इतने, वो इनकी अंकतालिका तो ऊपर बढ़ गई, पैसे इनको ज़्यादा ले वसूल कर रहे हैं। उसके साथ के साथ उसी हिसाब से पेनल्टी ले रहे हैं, उसी हिसाब से इनके जो अदर चार्जेज हैं वो ले रहे हैं, तो बिल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इनको ये तो गया कहीं पे भी, हम लोगों ने भी पिछले टाइम जो हुआ वो तो छूट तो देना कहीं गया, इन्होंने तो अपने बिल को भी दुगना तिगना कर लिया। हमारी ये मांग है इस बिल पे ये ध्यान दें, और ये जो 10% छूट देने वाले थे भी हम 10% छूट देंगे। एक भी बिल में मुझे बता दें इन्होंने बिल में 10% छूट कहाँ एडजस्ट करी है, मुझे बता दें। इनका भी कहना कि अगला बिल भरो फिर हम दे देंगे। क्यों भाई? जो पैसे ने पब्लिक ने पैसे दे दिए उसकी छूट आप देना नहीं चाहते हो, जो है उसके अंदर और अभी ये कि अगला बिल भर दो। 4-4 महीने का जो मतलब मजदूर आदमी है या कोई भी बंधु ऐसा है, वो पैसे कहाँ से देगा, कैसे भरेगा? आज के युग के अंदर आदमी जो स्थिति चल रही है, 2 टाइम के भोजन के लिए वो जुगाड़ कर रहा है कि हम कैसे कर लें, और इनको 4-4 महीने का बिल एक साथ दे दो। कहाँ से दे दें और कैसे दे दें? और इनकी जो है ये इनकी हथकर्मी का देखिए आप कि ये अपने ग्राफ के हिसाब से चलते हैं। इनका जो ग्राफ है भाई इतने यूनिट से इतने, उसमें अगर जो है तो ऊपर वाली प्रणाली के हिसाब से पैसे वसूल कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, इसका विरोध करने आए हैं। ये मानेंगे तो अच्छी बात है, अन्यथा अगला कदम हमारे पास बिल्कुल जन आंदोलन का कलेक्टर साहब से कहेंगे और हम मुख्यमंत्री को लेटर देंगे। और ये स्थिति रही तो आर पार की लड़ाई निश्चित होनी है। हम कोई भी हालत में बिल जमा नहीं कराएंगे। अगर इनमें ताकत होवे तो ये हमारी लाइट काट के बतावे, ये मेरा इनसे चैलेंज है। प्रकाश पार्षद मेरा। और विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।